कि इस कंट्री में कोई किसी के पैरों के तले नहीं रहता। पहले आप इसको समझिए। पंजाब में हमारी भूमिका मजदूर की रही। प्रकाश सिंह केरो, अख्तरुल इमाम साहब, आप अपने निजाम से पूछिए प्रकाश सिंह केरो को पैदा किया। अख्तरुल इमाम साहब अपने निजाम से पूछिए कि के कामरान पहली बार मुख्यमंत्री बने हिंदुस्तान की आजादी में तमिलनाडु में, तो सबसे ज्यादा हाई स्कूल, पहला बार हाई स्कूल पंचायत में खोल दिया। और अख्तरुल जी, आप अपने निजाम से पूछिए कि आपके तेलंगाना में आज भी 8000 गांव में स्कूल नहीं है, और बिहार में 6400 में हाई स्कूल नहीं है, 8400 गांव में मिडिल स्कूल नहीं है। आजाद हिंदुस्तान के बाद फर्स्ट द चीफ मिनिस्टर कामरान, वो हर गांव में हाई स्कूल खोल दिया। फिर बिहार में आज तक 8400 गांव में स्कूल का नहीं है, 6300 में हाई स्कूल का नहीं है। का है साइंस टीचर 57 नहीं है, फिजिशियन 67% बिहार में नहीं है, बच्चे के डॉक्टर 89% नहीं है, सर्जन नहीं है 52%, कॉलेज में 62% प्रोफेसर नहीं है, फिजिकल टीचर नहीं है। बारे बाप पहले को तले रहते थे। जाओ प्रकाश सिंह केरो और कामरान से सीखो, बिहार को सीखने की जरूरत है। इतिहास में मत जाइए। आपने क्या किया ये बताइए, आपने क्या आदमी की मदद की आप वो बताइए। बस यही लोग कमजोर आदमी दूसरों को गाली देते हैं, यही धंधा बन गया नेताओं का। इसको गरिया लो वोट ले लेंगे, इसको गरिया लो वोट ले लेंगे। सोशल मीडिया पर भर दिन माए बहन माए बहन माए बहन माए बहन, भर दिन माए बहन, बेटी रोटी माए बहन, और उसमें ये छोटा छोटा चैनल भी। आश्चर्य। और अच्छे लोग हमारे यहां आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई भी सरकार बाढ़ से मुक्ति क्यों नहीं दिला पाई। हम नेपाल और बंगाल बांग्लादेश के बॉर्डर पर होने के बाद भी जो लोग प्लेन की बात करते हैं एयरपोर्ट, वह एक जीवन का छोटा हिस्सा है। हम इतने ट्रेन लाए, कोरोना के बाद सारे ट्रेन नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने बंद कर दी। इस इलाके के 4 एमपी होने के बावजूद भी सीमांचल और कोसी का लगभग ट्रेन आपने बंद कर दी। इस सीमांचल के साथ सौतेलेपन नहीं है तो क्या है। बाढ़ में नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार आए थे, 5000 करोड़ रुपया घोषणा करके गए थे, 1 रुपया हमको नहीं दिया, 1 रुपया, जबकि 5000 करोड़ ऊंट के मुंह में जीरा का फोरन था। 1 रुपया हमें नहीं दिया। हमारी क्षति हुई लगभग 15000 करोड़ से ऊपर। हम बर्बाद हुए, हर साल हम बर्बाद होते हैं। और जबकि हमारे पास, हम दुनिया को बदल सकते हैं। मेरे नक्शे पे सबसे ज्यादा नदी हमारे पास है, और सबसे ज्यादा मखान हमारे पास है, सबसे ज्यादा मक्का मेरे पास है, सबसे ज्यादा मांस हमारे पास है। हम फूड प्रोसेसिंग पर बात नहीं करते हैं कभी। हम मक्का और मखान से हमको सीमांचल को बदल देंगे, और दूध से, सिर्फ 3 चीज से, और मछली से हम वर्ल्ड हेरिटेज बना देंगे इस इलाके को। हमको कोई जरूरत नहीं है किसी चीज की। आप हमको दे दीजिए मात्र 10 फैक्ट्री मक्का की, 6 फैक्ट्री मक्का की दे दीजिए। और जिस तरह गुजरात में एक दूध फैक्ट्री हुई थी, उसी तरह मधुबनी में एक दूध फैक्ट्री डबल एक ही दिन हुआ था। हमारी दूध फैक्ट्री खत्म हो गई। एक दूध फैक्ट्री हमको दे दीजिए कोसी सीमांचल में कहीं। गुजरात से नंबर 1 नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम आईटी हब की बात क्यों नहीं करते हैं? जब आप बेंगलोर में आईटी हब देते हैं तो मेरा तो नेपाल बांग्लादेश इस बॉर्डर पर है,
हम देते हैं सारी जमीनें, हमको दीजिए आईटी आप, जहां से हम दुनिया का निर्माण करें। तो ब्राह्मण गैर ब्राह्मण, बारे बा, बेतिया जाइए तो ब्राह्मण भूमिहार, महाराजगंज जाइए तो भूमिहार राजपूत, छपरा जाइए तो जादव राजपूत, वैशाली जाइए तो भूमिहार राजपूत। मतलब पूरा बिहार कंप्लीट रूप से राजनीतिक और सामाजिक आधार पर नेताओं ने जातीय और धार्मिक उन्माद पर चुनाव की राजनीति करते हैं। अपनी तकदीर सीमांचल खुद लिखे। लोग जीना चाहते हैं, हर जात के लोग, हर धर्म और मजहब के लोग पीस चाहते हैं। उसको गारंटी चाहिए जीवन की, और वो गारंटी है इकोनॉमिकल फ्रीडम। एक व्यक्ति को कम से कम मिनिमम 28,000, मैक्सिमम 40 से 45,000 रुपया इनकम हर परिवार को, हर परिवार के एक व्यक्ति को। किसी भी कीमत, मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम 28,000। हम यहां पीस की बात कर रहे हैं, हम बंद पड़े फैक्ट्रियों को की बात करेंगे, और हम पलायन यहां से किसी कीमत पर, मेरी गारंटी है। जब तक हम फैक्ट्री नहीं लाएंगे, पूंजी निवेश नहीं करेंगे, मनरेगा के जॉब कार्ड और अन्य कामों को कॉमन मिडिल क्लास गरीब जिस फैमिली का होगा उसको 3 गुना मनरेगा जॉब कार्ड बढ़ाएंगे। ये बात अलग है, मैं मानता हूं इस बात को कि मनरेगा का आधा से अधिक 30% पैसा ही मात्र बिहार को मिलता है। मैं बार बार कहता हूं कि सीमांचल को, यदि बिहार को विशेष पैकेज की जरूरत है, बिहार को विशेष राज्य की जरूरत है, उसमें जो सबसे ज्यादा गरीब बिहार में है, सीमांचल और कोसी, उसको विशेष स्टेटस की जरूरत है। फिर विशेष स्टेटस के सवाल पर सदन में कोई बात उठती क्यों नहीं? हमारे विधायक मंत्री ये बात क्यों नहीं उठाते? कल ओवैसी ने कहा है, किसको पास किया? क्या हमारे देश की चीजों को भेज दिया? अब चैनल किरण पटेल को छोड़ के राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे। नीतीश कुमार मुस्लिम राष्ट्र, इस दुनिया में कोई हिंदू राष्ट्र, मुस्लिम राष्ट्र, सिख राष्ट्र, ईसाई राष्ट्र दुनिया में नहीं बना सकता। भारत को, वर्ल्ड में सबको, कोई जाति को गाली नहीं दे सकता भारत को, छोटा या बड़ा। संजय जायसवाल को ज्ञान नहीं है, पढ़े, सियासत का ज्ञान है। अब मैं क्या बोलूं इसके बारे में? अब जैसे ओबीसी जी नीतीश कुमार के बारे में बोलते, ओबीसी जी पहले आप तय करिए ना कि आपकी पार्टी सबकी है कि आपकी पार्टी मुकेश सहनी की तरह एक जाति की बन गई। पहले आप इसको तय करिए। और जो बात वो कह रहे हैं नीतीश कुमार के बारे में, तो जरा उनसे पूछिए कौन ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के साथ नहीं थी और बीजेपी उसके साथ नहीं थी। लालू यादव जी पहले बार बीजेपी का सपोर्ट लिए, बीजेपी सपोर्ट दिया कि नहीं, मंत्रिमंडल में थी कि नहीं। केंद्र में नरसिम्हा राव की सरकार बनी, नरसिम्हा राव कहते हैं मुरारजी भाई की, उस वक्त अटल जी गवर्नमेंट में थे कि नहीं। तेलंगाना मुख्यमंत्री बीजेपी के सपोर्ट, बीजेपी ने सपोर्ट लिया कि नहीं। ममता दीदी थी कि नहीं। उद्धव ठाकरे जी थे कि नहीं।
कांग्रेस छोड़ के लगभग सभी पार्टी बीजेपी के सपोर्ट में गई है और बीजेपी से सपोर्ट ली है। कौन दूध के धुले हैं इस देश में? राजनीति मैं करूं या कोई करूं, धोगले ही ना है हो। मेरा बहुत क्लियर है इन तीनों दल से, अमित शाह से, कि आप पूर्णिया आए थे क्यों, पहला सवाल। और आपके आने के बाद आपने क्या दिया, पूर्णिया ने क्या पाया, सीमांचल के गरीबों को क्या मिली, आम आदमी को आपने क्या दिया सिवाय नफरत के। हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, महागठबंधन की रैली आपने की, आपने किसी बंद फैक्ट्री पर बात की, आपने बनमन की खून चूस लिया सीमांचल के गरीबों का, आम आदमी का भ्रष्टाचार, और सारे नेता इसमें इन्वॉल्व। हम जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है तीनों आदमी से, कि निजाम साहब 4 साल तक कहां थे। एक साल में आपको 11 महीना एमपी का चुनाव बचा तो आपको याद आ क्यों आया? इस इलाके में कई दंगा हुए, आप थे, हिंदू मुसलमान की तहजीब के लिए थे। इस इलाके में 650 से ज्यादा मर्डर हुआ, आप थे। बाढ़ में आप एक बार आए, एक बार अमित शाह जी, बाढ़ में आप एक बार आए। कुशहा त्रासदी में पप्पू यादव 4 करोड़ रुपया मनमोहन सिंह जी को दिया, बाय अकाउंट, चेक में अपने एमपी लैट से नहीं, अपने निजी, अपने बाप के घर से चेक दिया 4 करोड़ का। छोड़ दीजिए कोरोना, पट्टा बाढ़, आप कहां थे कुशहा त्रासदी में? हर बार में पप्पू यादव को कैंप काहे खोलना पड़ता है पूरे बिहार? और आप कहां थे? आपकी जिम्मेदारी नहीं थी? आपकी जिम्मेदारी सिर्फ चुनाव में इस्तेमाल करने की होती है। आपकी जिम्मेदारी बाढ़ में के घर जाने की नहीं होती है। जब बाढ़ आए तो आप महलों में रहेंगे, ट्वीट करेंगे, आपको गाल मान से फुर्सत नहीं, इस पर मुफ्त में पड़े रहेंगे, घर में बैठ के नेता पोल देखते रहते हैं। हम 34 करोड़ रुपया कोरोना में बांट रहे थे, इंडिया पोल देख रहा था। अब बात क्या कीजिएगा सीमांचल में आकर किया? ना बाढ़ में, ना सुखाड़ में, ना पलायन में, ना घटना में, ना दंगा में, ना इंसानियत को बचाने में, ना जिम्मेदारी में, ना मदद करने में, ना 1 रुपया निकालने में, बस सौदा करना है। चुनाव के 12 महीना पहले ये लोग सौदागर है, सौदागर इस्तेमाल करते हैं। और हर लोग सबसे पहले चुनाव में नफरत का बाजार यहीं से तलाशते। इसीलिए इन लोगों ने मान लिया कि सीमांचल के लोग सबसे सरल हैं, इसको इस्तेमाल करो जैसे करना। और कुछ युवा ने कहा है कि क्या दिया, पूर्णिया ने क्या पाया, सीमांचल के गरीबों को क्या मिली, आम आदमी को आपने क्या दिया सिवाय नफरत के। हम नीतीश कुमार जी से कहना चाहेंगे, महागठबंधन की रैली आपने की, आपने किसी बंद फैक्ट्री पर बात की, आपने बनमन की चीनी मिल पे बात की, आपने कटिहार जूट मिल पे बात की, आपने फर्ग्यूसन के पेपर मिल पे बात की, जूट मिल पे बात की, आपने बैजनाथपुर पेपर मिल पे बात की, आपने मखान पर बात किया, आपने बाढ़ पर बात किया। आपके पास कोई 5 सालों के लिए, आप 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, 15 साल से लालू यादव जी मुख्यमंत्री थे, 20, 15, 35, केंद्र में 9 सालों से मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, 17 सालों से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी थी। डबल इंजन की सरकार थी। डबल इंजन की सरकार में कोई एक फैक्ट्री, कोई एक काम सीमांचल कोसी का बताया, कोई एक, कोई एक, कोई एक, कोई एक। चैलेंज है इनको, 17 साल के अंदर
सीमांचल के आम जिंदगी को बदलने के लिए 6,000 पर कैपिटा इनकम है बिहार का नीतीश के मुताबिक, और सीमांचल का पर कैपिटा इनकम 4,300 6,000 में कुत्ता भी खाना नहीं खाता, बकरी खाना नहीं खाता। 80,000 पप्पू यादव के एलसीसी खाना खाते हैं एक साल में, एक महीने में, और हम 6,000 में एक व्यक्ति को देते हैं। सीमांचल में 4,600 और हमारा प्रोजेक्ट लाइफ के लिए जीने के लिए एक मुद्दा ही है। बारे बार सीमांचल में सबसे ज्यादा लूट भ्रष्टाचार को लेकर के इस पर नीतीश जी आप क्या बोले? यदि सीमांचल को सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है तो अफसर और नेताओं ने, सबसे ज्यादा किसी ने लूटा है, और दूसरा किसी ने लूटा है तो डॉक्टर। कभी बोलते हैं इस पे? खून चूस लिया सीमांचल के गरीबों का, आम आदमी का भ्रष्टाचार, और सारे नेता इसमें इन्वॉल्व। हम जानना चाहते हैं, पब्लिक जानना चाहती है तीनों आदमी से कि निजाम साहब 4 साल तक कहां थे। आपको सवाल चाहिए? चुनाव के समय ही देश के सभी राजनीतिक पार्टी या कोई भी राजनीतिक नेता को सबसे पहले सीमांचल ही याद क्यों आता है? जब वोट और चुनाव की बारी आती है तो चुनावी श्री गणेश लोगों का इस्तेमाल कर सीमांचल की मिट्टी मां का सौदा। कभी इन लोगों ने जाना कि दुनिया के इंडेक्स में सीमांचल कहाँ है? सबसे नीचे। गरीबी दुनिया में सबसे ज्यादा सीमांचल में क्यों है? सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल और कोसी में क्यों है? सबसे ज्यादा बेरोजगारी सीमांचल और कोसी में क्यों है? सबसे ज्यादा निरक्षरता सीमांचल और कोसी में क्यों है? सबसे ज्यादा पॉलिटिकल राजनीतिक एक्सप्लॉयटेशन आप क्यों करते हो? सीमांचल को चाहिए इकोनॉमिकल स्टेटस, उसको आप देते नहीं हो। सीमांचल को चाहिए इकोनॉमिकल फ्रीडम, आप उसकी बात नहीं करते हो। सीमांचल को चाहिए एक बेहतर जिंदगी, आप उसकी बात नहीं करते हो। सीमांचल को चाहिए बीमारी से रोग, टीबी, कैंसर, दमा, हैजा, पानी के चलते और प्रदूषण के चलते। वाटर दुनिया का सबसे खतरनाक सीमांचल और कोसी, और सबसे ज्यादा बीमारी सीमांचल और कोसी, और सबसे ज्यादा पलायन सीमांचल और कोसी। जबकि हम सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन, सबसे ज्यादा हमारे पास मजदूर, सबसे मजबूत किसान, सबसे अच्छे लोग हमारे यहां। आजाद हिंदुस्तान के बाद कोई भी सरकार बाढ़ से मुक्ति क्यों नहीं दिला पाई? देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, बहुत क्लियर है। भाजपा या कोई भी पार्टी तब मजबूत होती है जब आप किसी एक जाति, किसी एक कौम और किसी एक मजहब, किसी एक धर्म की बात आप उठा करके दूसरों को तकलीफ देते हैं। जब आप कुरान शरीफ साहब को गाली दीजिएगा, किसी एक को
फायदा होगा। जब आप रामायण को गाली दीजिएगा तो कोई कहता है मेरा फायदा होगा। जब आप गीता को गाली दीजिएगा तो कोई कहता है मेरा विरोध में बात किया। अब जैसे कल संजय जायसवाल जी, मैं एक बात संजय जायसवाल से पूछना चाहूंगा। जो 1 महीने का रमजान होता है उसमें वो लोग पर्व करते हैं, सहते हैं, उसमें 1 घंटा पहले उनके फास्टिंग को तोड़ने के लिए निर्णय लिया गया और फिर से जा सकते हैं। संजय जायसवाल से हम ये पूछना चाहते हैं कि किरण पटेल 3 महीने से होम मिनिस्ट्रीज के Z+ सुरक्षा लेकर पूरा का पूरा डिफेंस और कश्मीर बॉर्डर पर घूम आया ये फ्रॉड नकली आदमी। 4 तारीख को आप गिरफ्तार करते हैं, 1 तारीख को, 3 तारीख को और 17 मार्च को आप उसके बारे में बताते हैं कि हमने गिरफ्तार किया है। 3 महीना Z+ सुरक्षा अमित शाह जी से अभी तक रिजाइन क्यों नहीं मांगा गया? मैं अमित शाह जी से मिनट में रिजाइन मांगता हूं, 1 मिनट में। यदि यूपीए की सरकार होती और कोई मुस्लिम होता तो अभी तक हर चैनल पर गृह मंत्री और पीएम मनमोहन सिंह की इस्तीफा मांगी। ये इतनी बड़ी घटना है किरण पटेल वाली, दुनिया में ऐसी घटना मैं समझता हूं कि Z+ की सुरक्षा क्या अमित शाह जी के लिए रिजनेशन नहीं है? पूरा का पूरा कश्मीर और आर्मी बॉर्डर ये टॉप मोस्ट अफसर बन करके गए। टॉप मोस्ट अफसर बन के क्या इन्होंने डॉक्यूमेंट लिया, क्या देखा, किसको पास किया, क्या हमारे देश की चीजों को भेज दिया? अब चैनल किरण पटेल को छोड़ के राष्ट्रीय मुस्लिम राष्ट्र की बात करने लगे। मधुबनी में एक दूध फैक्ट्री डबल एक ही दिन हुआ था, हमारी दूध फैक्ट्री खत्म हो गई। एक दूध फैक्ट्री हमको दे दीजिए कोसी सीमांचल में कहीं। गुजरात से नंबर 1 नहीं हुआ तो मेरा नाम बदल दीजिएगा। हम आईटी हब की बात क्यों नहीं करते हैं? जब आप बेंगलोर में आईटी हब देते हैं तो मेरा तो नेपाल बांग्लादेश इस बॉर्डर पर है। हम देते हैं सारी जमीनें, हमको दीजिए आईटी हब जहां से हम दुनिया का निर्माण करें। मुद्दे पर बात कभी क्यों नहीं होती? बिहार में हर साल 8 लाख से कम कॉलेज में बच्चे का नामांकन होता है, हर साल कम 1%, 14 करोड़ में 1%, और भारत में 20%, वो भी कम है, 20 लाख। और उसमें सबसे ज्यादा निरक्षरता सीमांचल और कोसी। साक्षर नहीं, निरक्षर। एक है साक्षर, एक है निरक्षर। आखिर कब तक कोसी को जाति के आधार पर, धर्म और मजहब के आधार पर इस्तेमाल किया जाए? कब तक? अमित शाह आते हैं तो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कुछ जाति की बात करते हैं। महागठबंधन आते हैं तो 7 जाति की बात करते हैं। एक कौन निजाम के वफादार हैं वो आते हैं तो 4 साल में उनकी कुंभकर्ण की नींद टूटती है। पहले आप निजाम साहब तेलंगाना को तो देखिए, गरीबी का आलम। आप सीमांचल आ गए, तेलंगाना में आप 9 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते, 11 सीट से ज्यादा विधानसभा में। जब अपने घर में आप 11-12 सीट से ज्यादा नहीं लड़ते हैं, और तेलंगाना सबसे ज्यादा गरीब प्रदेश है बिहार, झारखंड और उड़ीसा के बाद, आप वहां बदलिए ना। आप भोली भाली जनता जो सबसे ज्यादा गरीब है उसको आप फ्यूडल धार्मिक उन
चीजों को क्यों सेंटिमेंट को कर रहे हैं? ऐसे लोगों को भारत की संविधान और लोकतंत्र से बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और ऐसे लोगों का पत्रकारिता सीज करनी चाहिए। इनको पत्रकारिता करने का राइट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए जो अपने गलत हरकत के कारण खतरे में डाल दे पूरे देश के संविधान और पूरे देश के आदमी को। किसी भी कीमत पर पूरी इंक्वायरी की जरूरत है और मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में। जो बाइकर्स गुरु, ये जो कोरक्स पीने वाला, जो हर बाइकर्स चलाने वाला, जो ये ललबबुआ, प्ले बॉय, लभर बॉय सब है, मैं उसको सलाह देता हूं, कम बनिए लभर बॉय और प्ले बॉय। ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर किसी जाति को गाली, किसी को मजहब को गाली, किसी को माय बहन, ये सही नहीं है, समझे? और ऐसे उच्चकों के भीतर से मनीष कश्यप अब समाज के बौद्धिक लोगों से टूट चुके हैं। एक भी भारत के बौद्धिक और सही पत्रकार मनीष कश्यप के बारे में न सही लिखा, सबने आलोचना की है, सबने ऊपर से नीचे तक। बस वो जो नया नया यूट्यूबर आया है लफुआ टाइप का, हुलेल हुलेल हुलेल, आना कुछ नहीं, जाना कुछ नहीं, किसी चीज का धोने का लूर नहीं। मैं बहुत क्लियर हूं, मनीष कश्यप के बारे में ये जानकारी ली जानी चाहिए कि इसके पीछे हाथ किसकी, किन बड़े नेता, किन बड़े पैसे वालों की हाथ, उसकी पूरी जांच होनी चाहिए। मनीष कश्यप ही इसके पीछे नहीं है, इतनी भट्टा के पीछे, इसके पीछे बड़ी बड़ी मछली है और उसको जांच करके जेल में ठूसना चाहिए, सिर्फ मनीष कश्यप को नहीं। और इन पर सीसीए भी लगे, आर्थिक अपराध भी लगे और यह सबक मिलनी चाहिए कि हम अपने विचारों की अभिव्यक्ति से किसी भी वर्ग, समूह, समाज, जाति, धर्म को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते। धन्यवाद। देखिए, 2-3 बात आप समझिए। मनीष कश्यप पहली बार जब मेरे यहां आए थे तो मैंने उनको कहा था कि आप हिंदू मुसलमान क्यों करते। दूसरी बार वो एक दिव्यांश को लेके मेरे पास आया तो मैंने 2 लाख रुपया उसको मदद की। बहुत गरीब था मनीष कश्यप, एक दिव्यांश लड़का था जिसकी इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपया, पहली बार, सबसे पहली बार हमने 2 लाख रुपया उसकी मदद की। उसके बाद उन्होंने लंदन राकेश पांडे या अन्य लोगों से मदद लेकर के सारे पैसे, उन्होंने इलाज नहीं हुआ, सारे पैसे वो रख। वहां के बाद उन्होंने सेंसेशनस और सेंसिटिव, किसी जाति को गाली देना, मनीष कश्यप और किसी हिंदू मुसलमान के आधार पर नफरत पैदा कर। चलिए, मैंने उनको कई बार कहा ये बात नहीं करी, क्योंकि मनीष कश्यप हमेशा हमारी बड़ाई करते हैं, लेकिन मेरी बड़ाई करने का क्या मतलब कि जो तमिलनाडु में हुआ, जो आपने बीजेपी और आरएसपी से मिल करके जो वीडियो बनाई, आप हमेशा किसी को डराते हैं और उससे पैसा लेकर के फिर उसको छोड़ देते हैं। आप हमेशा किसी चीजों को दिखाते हैं और फिर पैसा लेकर के आप चुप हो जाते हैं। क्या ये पत्रकारिता जगत का मामला है? क्या कभी रवीश ने ऐसा किया? क्या दुनिया के कोई बड़े पत्रकार ने कभी सेंसिटिव मुद्दा किसी को गाली दिया, किसी को मां बांध दिया? मनीष कश्यप ने पत्रकारिता की नैतिकता, मूल्य और आदर्श को बहुत नीचे ले गए। उसने गाली बना दी पत्रकारिता। और फिर जब एक क्योस के कारण तमिलनाडु में इतनी बड़ी घटना शुरू हो गई और जो लोग मरे तो मनीष कश्यप जैसे लोगों के कारण मर गए। 302 का मुकदमा ऐसे लोगों पर तब लगे, पूरी इंक्वायरी हो, इतने पैसे आए कहां से? ये इतने बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट इंजीनियरिंग का, जब उनके पास पैसा नहीं था शुरू में, 2 लाख रुपया पप्पू यादव दिया, इतने बड़े बड़े पैसा आए कहां से? यूं क्या जानकारी है मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा के लिए, सियासत के लिए मनीष कश्यप हो या कोई, ऐसे लोगों को भारत की संविधान और लोकतंत्र से बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए और ऐसे लोगों का पत्रकारिता सीज करनी चाहिए।
इनको पत्रकारिता करने का राइट नहीं मिलना चाहिए। ऐसे लोगों को सरकारी सुविधा से वंचित करना चाहिए जो अपने गलत हरकत के कारण खतरे में डाल दे पूरे देश के संविधान और पूरे देश के आदमी को। किसी भी कीमत पर पूरी इंक्वायरी की जरूरत है और मैं बहुत क्लियर हूं इस मामले में।